जय हिंद दोस्तों। जिंदगी के सफ़र में हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे पास हमारा दिमाग होता है, इसलिए इसे हमेशा पॉजिटिव रखें। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई पुनीत, आपका आधार मैथ इंडिया पर स्वागत करता हूं। और आज हम आ चुके हैं लेसन नंबर 2, जिसमें हम जानेंगे बहुपद पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल होता क्या है कि इसके बारे में हम अच्छे से यहाँ जानेंगे। और हमने पहले भी ट्रिग्नोमेट्री और काफ़ी सारे चैप्टरों को देखा है, तो जिसने हमारी पुरानी क्लास ना देखी उनको पुरानी क्लासों को देखकर अपने अच्छे से बेस को मजबूत करें। और आज देखते हैं हम पॉलिनोमियल बहुपद के बारे में। हम बहुपद को देखते तब होता कि ये है क्या बहुपद। बहुपद में देखो देखने से ही पता पड़ जाता है हमें क्या बहुपद होता क्या है। बहुपद का मतलब बहुपद मतलब जहाँ एक से ज़्यादा पदों के बारे में बात की जाए वो ही हमारा बहुपद होता है। सिंपल सी डेफिनेशन तो इसकी ये होती है। पर देखो बहु से हमें पता चलता है ये वो वाली बहु नहीं है, ये सास बहु है, ये बहु है मतलब एक से अधिक पद, मतलब एक से अधिक जो पद होते हैं इसको जो हम पोली बोलते हैं। देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब देखो पोली मतलब किसी एक चीज़ के बारे में अधिक से बात की गई, मतलब एक से अधिक पद के बारे में बात की जाए तो ये तो हो जाता है हमारा बहुपद। तो इसके पोली और इसके बाद पद जो होते हैं उसको बोलते हैं नॉमिनल। नॉमिनल मतलब पद के मतलब एक से ज़्यादा व्यंजक या पद के बारे में बात की जाए, ठीक है ना। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हमारी ये बन जाती है कि एक से ज़्यादा अधिक पद जो भी हम बात करेंगे वो हमारे बहुपद कहलाएंगे। सिंपल सी डेफिनेशन तो इसकी ये बन जाती है। और इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए कैसे जानेंगे इसे। देखिए हमारा यहाँ दिया हुआ है बहुपद को जानने से पहले बहुपद में किस किन चीज़ों का काम होता है। तो बहुपद में जिन जिन चीज़ों का काम होता है उसको हम पहले देखते हैं। यहाँ बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, देखिए कुछ निश्चित चर या अचर राशियों के जो योग, अंतर, गुणा, भाग आदि के संयोग से जो हमारी पद बनते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजन। जो बीजीय व्यंजक जो होते हैं उसको देखो किस किस तरीके से होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं 4x मतलब ये एक बीजीय व्यंजन है। और x² + 2 x की 3 x क्यूब मतलब कि 4x² + x + 1 ये एक पूरा पद एक ही पद है ये। और x/2 ये भी एक बीजीय व्यंजन है। पर अब देखते हैं इसमें हम बहुपद के बारे में बात करेंगे। तो ये बीजीय व्यंजक तो हमने जान पाई, इसी से ही हमारा पॉलिनोमियल चलता है आगे। तो देखिए बहुपद हमारा होगा क्या। देखिए बहुपद इसमें भी यहाँ पर पॉलिनोमियल मतलब बहुपद एक से अधिक पद के बारे में बात की जाए तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन बन जाती है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी चर की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या कैसी होती है, होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे होते हैं देखिए जो एक से मतलब 0 से स्टार्ट हों और अनंत तक जाएं, मतलब कि 0 से स्टार्ट होंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से आगे है। इनकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, जितना अधिक हो जाए वो हो जाता है अनंत तक, मतलब अनंत तक हम कह सकते हैं, ठीक है। पर इसकी एक शर्त ये है कि वो जो पद हैं वो ऋणात्मक ना हो और साथ ही रूट में मतलब कि जैसे कि x रूट में ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक मानेंगे। तो देखिए यदि कोई हमारा पद माइनस में आ रहा है x की, इसमें सबसे मेन चीज़ हमें देखनी है कि हमें एक चीज़ समझ में आ जाती है कि यहाँ जो बात करी जाएगी x पे ही बात करी जाएगी। मतलब जो x की पद यदि प्लस है तो पॉलिनोमियल है, यदि माइनस है तो नहीं है पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और इसमें यदि रूट में है तो वो भी पॉलिनोमियल, वो होता क्यों नहीं है। और एक वास्तविक संख्या देखिए यदि आप कह रहे हैं ये तो हमारी माइनस हो गई, पर x जो रूट में है +2 ये क्यों नहीं है, x तो है इसमें। देखिए x का आपको पता ही है, जो x होता है रूट का मतलब क्या होता है, x/2 मतलब x की जो हम रूट हटाएंगे तो उसके जो घात है वो 1/2 हो जाती है। और जब 1/2 हो जाती है तो आपको पता है यदि 1/2 है, ठीक है ना, तो इसमें ये भी हमारा बीजीय व्यंजक नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ये रे जो होते हैं हमारे पॉलिनोमियल जिनको हम मानते हैं। तो देखिए x² + 2, देखिए यहाँ इसमें एक सीरीज है जिसमें जिस सीरीज व्यंजक की बीजीय व्यंजक की x की घात जो सबसे अधिक होगी वही हमारा उस व्यंजक का बहुपद कहलाएगा। तो देखिए इसमें x की जो स्क्वायर है, x की कितनी वो है स्क्वायर, तो इसमें मतलब इसका जो बहुपद होगा वो 2 होगा। पॉलिनोमियल कितना होगा उसका 2, और इसका जो इसके ऊपर कोई घात नहीं होती इसका मतलब क्या है उसका 1। तो ये क्या हो जाता है हमारा बीजीय व्यंजक इसका x² ही स्क्वायर का जो होता है 2 इसका बहुपद हो जाएगा। इसका बहुपद कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसमें x की क्यूब वाले में यदि हम बात करते हैं
तो इसके जिसके ऊपर कुछ नहीं वो 1, ठीक है। इसका मतलब x का बहुपद जो हो जाएगा हमारा, एक व्यंजन की सबसे बड़ी घात, जो x की सबसे बड़ी घात होती है वही हमारा उस समीकरण का बहुपद कहलाता है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, इसका बहुपद, ये बहुपद माना जाए कि इसको x की घात 1 है, वो भी पॉजिटिव है, जिसके कुछ नहीं हो तो वो तो पॉजिटिव मानी ही जाती है, तो ये बहुपद हमने मान लिए। पर ऐसे ये देख, इसमें बटे में हो पर x की घात बटे में ना हो। इसमें कहने का मतलब x की घात हमारी एक इसका रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या हो, सॉरी जिसकी जो x की घात है हमारी यहाँ पर वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो x बटे 2, x की देख x यहाँ पर ऊपर आ रहा है ना, मतलब कि गुणा में ऊपर आ रहा है, तो इसकी x की घात क्या है, या बहुपद क्या हो जाएगा हमारा अधिकतम का, इस श्रेणी की, इस समीकरण की क्या है 2, तो इसका बहुपद कितना हो जाएगा 2। तो xy 5y 2x, इसकी 1 है, ये 7 है, ये भी एक हमने बहुपद इसको माना है। क्यों? क्योंकि इसकी सभी चीज़ें को, ये जो हमारे सारे ही रूल है उनको ये फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं जो नहीं होगा। ठीक है, 2x की घात जो है, x की घात कितने 3/2, मतलब कि x की घात जो है यहाँ 3/2 है। तो इसका मतलब हो जाता है कि x की जो घात 3/2 आ रहा है, ये एक वास्तविक संख्या, सॉरी ये एक पूर्ण संख्या नहीं, मतलब पूर्ण संख्या नहीं, ये एक वास्तविक संख्या हो जाती है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा रैशनल नंबर्स है। तो ये हमारी क्या है, यहाँ से ही पता चल गया कि हमें ये एक हमारी बहुपद नहीं होगा। इसकी भी 5/2 है, इसी बहुपद हमने नहीं माना है। ऐसे ही x की घात जो बटे में आ रही है, देखो यहाँ पर क्या आ रही है, x 1/x + 1, मतलब कि ये एक बटे में आ रही है। इसका मतलब ये भी हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा, ये भी हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। तो क्या x की घात या माइनस में आ गई, ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। इसका मतलब हम जान पाए हैं कि यहाँ जितनी बहुपद का मतलब है जो x पे ही डिपेंड करेगी, जो बहुपद है हमारा x पे डिपेंड करेगा कि वो बहुपद है या नहीं। यदि x हमारा पॉजिटिव है और एक पूर्ण संख्या में आ रहा है, x की घात और सबसे अधिक है, किसी समीकरण की जो x की घात है सबसे अधिक होगी बीजीय व्यंजक की, वही हमारा बहुपद कहलाएगा। तो इससे तो हम आशा है इसे जान पाए हैं। और अब देखते हैं हम जो पद के आधार पे ये कितने प्रकार के होते हैं बहुपद। बहुपद इसमें मैं बता दूं ये 5 प्रकार के होते हैं। तो अब देखते हैं, तो आइए देखते हैं पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पद के आधार पर जो हमारे बहुपद होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। वो कैसे कैसे होते हैं, देखिए इस तरीके से होते हैं। तो एक पदी बहुपद जो होता है हमारा मोनोमिनल, मतलब है वो 2x 3x² और 6x³। इसका मतलब है ये इसमें एक ही पद है। देखिए एक पद का मतलब हमें नाम से ही पता चल रहा है कि एक पद ये बहुपद है। बहुपद का मतलब एक ही पद होगा इसमें, और ये द्विपद है मतलब 2 पद वाला। इसमें हमें देखने से ही पता चल रहा है। देख 3 पद वाला, ये शून्य पद वाला, ये अचर पद। देखिए इसमें एक पद का मतलब है इसमें एक ही पद होगा, इसमें कोई और पद नहीं होगा। मतलब इसमें हम x की घात के बारे में बात ना करके हम x के पद के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सिंगल एक ही वैल्यू है ना, ये गुणा में जब भी कोई जैसे 3 है, ये एक ही पद माना जाए क्योंकि इसकी गुणा 6 हो जाए। इसी तरीके से 2x जो है ये भी हमारा गुणा में है पर एक ही पद माना जाता है। तो इसमें 2x को अलग ना माने, ये एक ही पद है, ठीक है। तो इसमें जो 2x है वो एक पद है। ये 3x है, ये भी हमारा गुणा में है, इसका मतलब है ये हमारा एक पद ही माना जाएगा। 6x³ है, ये बेशक इस पर घात अलग अलग हैं फिर भी ये हमारी एक पद ही माना जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो हम मानते हैं, पर एक सिंपल सी एक चीज़ और भी है, बहुपद जो होता है हमारा वो एक से अधिक पद के बारे में हम बताते हैं, पर यहाँ तो एक ही पद है। तो जो एक पदीय बहुपद होता है वो हालांकि बहुपद तो होता है पर उसे मानते नहीं हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं द्विपदीय बहुपद जो होता है। तो इसमें 2 पद, देखिए एक पद ये आ रहा है, इसका एक पद ये, इसका मतलब है ये 2 पदीय बहुपद है। इसमें x² और +x, इसमें भी 2 पद दिए हुए। प्लस में यदि 2 संख्या, देखिए 2 + 3 कहें तो ये एक अलग अलग 2 संख्याएं हैं। यदि 2 + x कर दे तो ये भी एक 2 अलग अलग संख्याएं मानी जाएंगी। x + y, ये भी 2 अलग अलग वेरिएबल हैं, इससे अलग अलग पद मानेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हमारा 3 पद, मतलब इसमें 3 पदों के बारे में 1 2 3 पदों के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। ये इस तरीके से 1 2 3 इसमें हमेशा 3 पद के बारे में बात करी जाएगी, तो वो हमारा त्रिपदीय बहुपद होगा।
शून्य पद, मतलब शून्य पद का मतलब उसमें कोई भी ऐसा आगे एक्स्ट्रा पद ना होगा, क्योंकि यदि मैं इसकी आपस में गुणा भी कर देता हूँ तब भी ये हमारी क्या आ जाएगा, 0। तो x में भी ये भी हमारा एक शून्य पद बहुपद है। यदि इसको हम किसी भी संख्या की, मैंने बताया था आपको, यदि मैं 5 या 0 की x में गुणा करता हूँ तो क्या आने वाला है हमारा, 0। यहाँ पे भी 0। तो ये एक शून्य पद बहुपद होता है। इसका मतलब इसका जो कुछ भी मान आने वाला है वो आएगा तो 0 ही। तो एक शून्य पद बहुपद है। इसमें शून्य पद बहुपद में ये एक पदीय भी हो, दो पदीय भी हो, चार पदीय भी हो, पांच पदीय, कितने भी पदीय बहुपद हो, पर वो शून्य पदीय बहुपद ही रहेगा यदि उसका मान शून्य आ रहा है। ठीक है। अब आती है अचर पद। अचर पद होता है हमारा किस तरीके का होता है, देखिए अचर पद होता है एक संख्या, अचर मतलब इसकी एक निश्चित वैल्यू हो, चर का मतलब उसका कोई निश्चित मान ना हो, पर अचर पद का मतलब है वो एक निश्चित मान अपना रखता हो। अचर पद मतलब इसका 4 है तो इसको हम यहाँ पर भी 4 कह रहे हैं, और दिल्ली में भी 4 कह रहे हैं, और अमेरिका में भी 4 ही बोलेंगे इस संख्या को। तो इसका मतलब ये है कि अचर है, मतलब इसका एक कांस्टेंट है ये अपने आप में, इसको 4 है तो इसको हर जगह इसकी वैल्यू 4 ही रहने वाली है। ऐसे 2√5 इसकी भी वैल्यू जो है एक अचर है, इसकी निश्चित वैल्यू है। एक अचर का मतलब एक निश्चित, पता है जिसको हम, यदि मेरा नाम जो है मैं उसी नाम से ही बुलाया जाऊंगा। यदि आम को आम ही कहेंगे ना कि संतरा, तो उसी तरीके से अचर है, इनका नाम अचर है। पर x का मतलब है x का मतलब है कि x की जगह हम x किसी का रख देते हैं। इसका मतलब है यदि मैथमेटिक के अंदर x को रख रहे हैं, इसका मतलब है x की जगह उसका कुछ भी मान आ सकता है। तो हम यदि यहाँ x को और 4 की तुलना करें, यदि मैं किसी से पूछूं x बड़ा है या 4, यदि वो कहेगा यार क्या 4 ही बड़ा हो सकता है, पर इसके कहने का मतलब है इस मैथमेटिक में x को बड़ा माना जाए। क्यों? जिस चीज़ का हमें मान पता ही नहीं है तो वो छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ी कोई अनंत तक संख्या भी हो सकती है, तो हम इसको बड़ा मानेंगे, इसको ना मानकर। ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये एक अचर पद है, ये भी अचर पद है, ये भी अचर भी, मतलब जो भी मैथमेटिक संख्या होगी हमारी वो एक अचर पद ही होगी। ठीक है। इसके बाद जो आता है हमारा वो आता है घात के आधार पर हमारा जो बहुपद होते हैं, मतलब कि इंटीजर्स के आधार पर, डिग्री कितनी हो उसकी, तो डिग्री वाला भी देखते हैं हम पहले हैं, इसको यहाँ मिटा देते हैं। तो आइए देखते हैं हम डिग्री के आधार पर, मतलब घात के आधार पर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। देखिए, तो इसमें हमें घात के आधार पर बताने का मतलब है कि इसमें 3 प्रकार से हम इनके बारे में जानते हैं। तो रेखिक बहुपद को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद में का मतलब ही होता है एक घातीय बहुपद, मतलब इसका जो दूसरा नाम होता है उसे एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। इसके नाम से रेखिक का मतलब है एक घातीय बहुपद, तो इसको जिसम के अंदर एक घात होती है वो ही हमारा एक घातीय बहुपद या रेखिक बहुपद कहलाता है। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि इसमें कहने का मतलब ये कि जो हमारा बहुपद है घात के आधार पर, वो किसके आधार पर कराएगा, वो x के आधार पर कराएगा। यदि x की घात 1 है तो एक घातीय या रेखिक बहुपद, यदि 2 घात है तो 2 घातीय, और 3 घात है तो 3 घातीय, मतलब जिस x की घात जितनी ज़्यादा होगी वो उसी का वैल्यू को बताएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने देखा x सिंगल है, मतलब इसके जिसके आगे कुछ नहीं, वो x की घात 1 होगी, वो भी काय में होगी प्लस में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उसी तरीके से यहाँ देखा हमने, हम इसके ऊपर डिपेंड करें। अब x पर डिपेंड करें, बहुपद किस पर डिपेंड करेगा कि है या नहीं, वो x पर। यदि x की घात यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पर 1 मानी जाएगी, वो भी प्लस की। ऐसे यहाँ पर यदि y है, ऐसे नहीं x है, x एक वेरिएबल व्यंजन होता है। यदि व्यंजक का मतलब ये जो बीजीय व्यंजक है ये x y a b c d कुछ भी हो सकता है, जो अल्फाबेट में हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि x ही हमेशा x ही चलेगा, हमारा x की जगह कुछ भी चल सकता है, x हो y हो a हो, यदि कुछ भी। तो y की घात यहाँ हम कितनी मानेंगे, 1। तो इसका मतलब ये हमारा एक घातीय बहुपद है या रेखिक बहुपद है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है। तो ये हमारा, हम इसको यहाँ देखें तो एक घातीय बहुपद में ऐसा नहीं कि पद के आधार पर बताएंगे तो ये 3 पदीय बहुपद होगा, पर यहाँ पर यदि हम देखें यहाँ 1 है और यहाँ पर भी ये जड़ ही होगा। ठीक है। यहाँ पर भी 1 है, तो इसका मतलब ये एक घातीय बहुपद है हमारा। ठीक है। तो इसमें तो हम ये जान पाए कि जो बहुपद है वो x की घात पर निर्भर करेगा कि वो कौन सा बहुपद है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए एक द्विघातीय बहुपद है, जो क्वाड्रेटिक जो
हमारा पोलिनोमियल होता है, बहुपद होता है। देखिए इसमें x की घात कितनी है 2, तो इसका मतलब कहने का ये है कि द्विघातीय बहुपद हमारा कहलाएगा। बेशक यहाँ पर x की घात 1 भी है, ये 2 है, पर हम इसमें एक जो हमारा बीजीय व्यंजक में जो x की सबसे बड़ी घात होगी वही हमारा बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद कहलाएगा। तो देखिए इसमें x की घात 2 है, तो हम इसको क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद हम उसे बोल देंगे, द्विघातीय, ठीक है ना। इसका बेशक यहाँ 1 है, यहाँ पर भी क्या है 2, तो ये द्विघातीय बहुपद ये भी हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या है x की घात 2, तो ये द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। यदि कम वाला है, कम वाले होती तो है, ऐसा नहीं कि ये अब घात नहीं रही, ये भी घात 1 है, पर इसका जो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में हम देखें तो जो बड़ी x की घात सबसे बड़ी होगी वही उसका बहुपद कहलाएगी व्यंजक का। द्विघातीय बहुपद पाए तो क्यूबिक जो पोलिनोमियल होता है हमारा, तो 2x की क्यूब, अब इस पे यहाँ पर क्यूब पर निर्भर करेगा, मतलब x की घात जो सबसे बड़ी होती है वो उसी को बताता है कि ये 3 घात है, मतलब x की तीसरी घात है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्यूबिक मतलब कि द्विघातीय बहुपद है ये, ठीक है जी, द्विघातीय बहुपद है ये। इससे यदि x माइनस एक्स की क्यूब, तो ये भी एक हमारा द्विघातीय बहुपद है। बेशक यहाँ पर 2x की स्क्वायर भी मतलब द्विघात भी आ रही है, पर हम उसमें देखेंगे सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला देखा, इसमें हमने देखा ये सबसे बड़ी घात क्या है 3, तो ये द्विघातीय बहुपद है। बेशक इसमें x की घात 2 भी है, पर हम उसको 2 की घात को इग्नोर करते हुए चलेंगे और हम मानेंगे x की 3 घात को, जिसमें x की सबसे बड़ी घात हो। बीजीय व्यंजक में जो x की सबसे बड़ी घात होगी उसको ही हम बीजीय व्यंजक में बहुपद मानेंगे, ठीक है। तो कौन सा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। बेशक ये रहता है x की घात 3 पर निर्भर कर। इसमें एक चीज़ और जानते हैं हम कि जो हमारा इसका व्यंजक को लिखने की, बहुपद को दर्शाने की जो होती है एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म को तो बड़ी से छोटी, इसको हम 2 तरीके से लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को। एक तो हम देखते हैं इसको आरोही क्रम में लगाकर, एक अवरोही क्रम, जिसमें हम असेंडिंग और डिसेंडिंग 2 ऑर्डरों में लगते हैं, मतलब असेंडिंग और एक डिसेंडिंग, मतलब कि अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब ही होता है कि ज़्यादा से कम, मतलब कि ज़्यादा से कम, ठीक है। ज़्यादा से कम का मतलब है कोई चीज़ 10 से 9, 8 इस तरीके से कम होती 1 तक आएगी और 0 तक भी पहुंचेगी। इसमें हम तक इसको, यदि इसको हम यहाँ फिट लगाना चाहे, इसको पूरी तरीके से लिखना चाहे, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, हम यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म इसको देखें, यदि इसको लिखने की, यदि इसको हम सही से स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, तो एक तो मैनुअल जो होती है हमारी वो तो होती है देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी शुरू में हमें इनको लगाना होता है। तो x की घात सबसे ज़्यादा किसकी, x की, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में है x की घात 3, सबसे बड़ी वाला यहाँ लिखा। उसके बाद उससे छोटा कौन सा, x का, प्लस में x स्क्वायर है और यहाँ प्लस में ही x रूट है। तो ये हमारा जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब कि इसको लिखने की सबसे अच्छा तरीका इसको, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एक अवरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है एक, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या हो जाता है हमारा, आरोही क्रम मतलब कम से ज़्यादा। कम से ज़्यादा का मतलब है कोई चीज़ 1 है, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, इस तरीके से बढ़ती बढ़ती 10 और आगे भी जाएगी, उससे आगे कितनी भी बढ़ सकती है। पर यदि मैं इसको अवरोही क्रम में लगाऊं, तो इसका अवरोही क्रम के लिए क्या लगेंगे, तो जो इसमें हमारा दिया हो, उसके बाद क्या आ रहा है, उससे बड़ा कौन सा है, x की स्क्वायर, और फिर हमारा है x की 3। मतलब इसको अवरोही क्रम में लगाने का तरीका ये हो जाता है कि उसे कम से ज़्यादा की तरफ को लिखा जाए, जिसकी जो पावर सबसे बड़ी होगी वही हमारी सबसे ज़्यादा संख्या बड़ी होगी, और जितनी पावर कम होगी वो उतनी ही छोटी होगी, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम यह जान चुके हैं कि पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है। तो आइए देखते हैं अब प्रश्नावली, मतलब कि एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन वो क्या बता रहा है। तो चलते हैं, इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ के बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में पहली एक्सरसाइज के बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा बहुपद कौन सा होगा कौन सा नहीं। तो देखिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पढ़कर बता देता हूँ। किसी बहुपद जो पॉलिनोमियल x के लिए
y बराबर x का ग्राफ नीचे आकृति 2.1, मतलब इसकी आकृति जो इसमें दी हुई है वो 6 आकृति यहाँ दी हुई थी, उसमें मैंने 3 को आपको समझाने के लिए यहाँ ले ली है। ठीक है, 2.1 में दिया हुआ है प्रत्येक स्थिति में पॉलीनोमियल x के शून्य को, मतलब x क्या है, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें क्या करनी है, शून्यों की संख्या में ज्ञात करनी है। शून्यों की संख्या तो ज्ञात तो करनी है, पर मैं एक चीज़ यहाँ बता दूँ आपको, जो शून्यों की संख्या है, यदि मैं यहाँ एक चीज़ लिख लूँ, शून्यों की जो संख्या है हमारी किस पर निर्भर, वो एक्स अक्ष पर, किसमें होता है, एक्स अक्ष पर निर्भर करती है। तो मतलब इसको हम, मतलब जितनी देर x को काटा जाएगा, x को काटने पर ही हमारी ये हमें शून्यों की संख्या का पता चलेगा। तो ये कैसे, देखिए पहला, दूसरा और पांचवा मैंने यहाँ पर, इसमें 6 में से हमने 3 ले लिए हैं अच्छे से, जो इसमें आपको समझ में आ जाए। है बहुत आसान, ये जो 2.1 है बहुत ही चुटकियों में आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये 6 ही पॉइंट दिए हुए थे इसमें। तो पहले पॉइंट में आता है, देखो इसको जब हम ऐसा करके खींचते हैं, ये तो हमारी एक्स अक्ष हो जाती है, ये एक्स डॉट एक्स हो जाती है, ये वाई एक्स और ये वाई एक्स इसका हो जाती है, वाई एक्सिस। तो इसमें हम देखो, इसमें ये जो एक लाइन खींची हुई है, ये कौन से एक्स पर खींची हुई है, वाई एक्स पर। तो जो हमारी शून्यों की संख्या है वो किस पर निर्भर करती है, एक्स एक्स पर। तो अब यहाँ हमारी शून्यों की संख्या, तो इसका मतलब है शून्य ही है, क्योंकि देखिए हम यहाँ लिखे, यदि उत्तर लिख दें, आंसर लिख दें यहाँ, तो क्या लिखेंगे, शून्य, इसमें जो संख्या, इसमें एक्स अक्ष पर कोई भी काटी नहीं गई है, यहाँ पर शून्यों की संख्या इसलिए 0 है। मतलब एक्स अक्ष पर कोई भी शून्य काटे नहीं गई, कोई भी रेखा नहीं खींची गई है। तो एक्स अक्ष पर कोई भी रेखा नहीं काटी गई है, इसलिए जो हमारी शून्यों की संख्या होगी, शून्यों की संख्या कितना होगी, 0। हमारी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है जी, आंसर हमारा यहाँ 0 ही हो जाता है। इसी में देखते हैं दूसरे में इसके, इसने एक्स एक्स को, देखो एक बार तो इन्हें यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये एक बार तो एक्स वाई एक्स को काट दिया है, पर वाई एक्स पर हमारे शून्यों की संख्या निर्भर नहीं करती है। तो ये यहाँ से इस तरीके से चलती हुई हमारी एक्स एक्स को एक बार काट देती है और आगे एक्स एक्सिस तक चली जाती है। तो ये वाई एक्सिस से स्टार्ट होती हुई हमारी एक्स एक्स तक काटती है, मतलब एक बार हमारी काट दूँ। तो एक्स एक्स को, जो इसका यहाँ पर मैं आंसर लिखूँ 2 का, तो यहाँ कह सकते हैं वाई एक्स रेखा ने, रेखा एक्स अक्ष को एक बार काटती है, इसीलिए शून्यों की संख्या कितनी है, शून्यों की संख्या यहाँ पर 1 ही होगी, संख्या 1 होगी। ठीक है जी, यहाँ पर एक बार काटा है तो 1 होगी। और यहाँ पर देखते हैं हम, यदि आपको इस तरीके से इसका 5वां पॉइंट मिलेगा, तो यदि 5वें का हम आंसर देखेंगे तो उसका क्या होने वाला है, देखिए 5वें का आंसर देखिए, इसने यहाँ एक्स एक्सिस से स्टार्ट होती है यहाँ पर ये, और यहाँ चलते एक बार तो यहाँ काट देती है, उसके बाद फिर उठी है, यहाँ पर एक बार काट दिया हमने, फिर उसके बाद वाई एक्स को काट रही है, वाई एक्स को हम यहाँ काउंट नहीं करते हैं, उसके बाद ये चलती हुई जो है हमारी यहाँ एक्स एक्सिस को एक बार और काट देती है। तो यहाँ इसका मतलब है शून्यों की जो संख्या होगी, शून्यों की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी, 3 होगी। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ जो शून्यों की संख्या है हमारी एक्स एक्सिस को काटने पर ही हमारी पता चल सकती है, एक्स एक्सिस पर ही निर्भर करती है। जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगी उतनी ही हमारी शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, वाई एक्सिस को कितनी बार भी काटे उस पर शून्यों की संख्या का फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका जो एक्सरसाइज है 2.1 तो हमारी यहाँ हो चुकी है ख़त्म। अब आप चलते हैं हम 2.2 पर। ठीक है, इसके लिए यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का हमारा इसका बेस क्या है। तो कि इसमें हमें पूछा क्या जाता है हमारा, इसमें मैं आपको ये छोटी सी बात बता दूं कि इसमें हमारा पूछा क्या जा रहा है। देखिए, यदि दीर्घा समीकरण बहुपद ax² + bx + c के स्टैंडर्ड फॉर्म के शून्य x अल्फा और बीटा हो तो
तो इसमें यदि अल्फा प्लस बीटा मतलब योग, जो क्या बोलते हैं इसे हम, मतलब बहुपदों का योग, मतलब ये तो है योगफल, योगफल निकालना होता है अल्फा प्लस बीटा कर देते हैं, मतलब बी अपॉन ए, मतलब कि ये बी अपॉन ए माइनस बी, इसे हम माइनस बी अपॉन ए लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से मानिए बी अपॉन ए, तो इसका मतलब है एक्स का गुणांक, ये क्या है एक्स का गुणांक, नीचे क्या आता है बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो इसको हम याद रखेंगे इस तरीके से, हम यदि योग निकालने के लिए कहेंगे तो माइनस बी अपॉन ए करेंगे, ठीक है। तो जो एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक इस तरीके से हम याद रख पाते हैं। यदि वो कहता है एक्स गुणनफल, गुणनफल का मतलब है इन दोनों के अल्फा बीटा के गुणा करके, तो अल्फा बीटा के गुणा करने पर जो आता है हमारा क्या आता है वो सी अपॉन ए, मतलब कि सी अपॉन ए, सी अपॉन ए मतलब एक्स, सी क्या है यहाँ पर अचर पद, मतलब कोई भी संख्या होगी, जैसे 1 2 3 एक नेचुरल नंबर या होल नंबर्स हो सकता है, तो ठीक है। तो ये होता है सी अपॉन ए, अचर पद हो गया ये, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक नीचे आएगा ही आएगा। ये तो द्विघात समीकरण से संबंधित थी। एक आता है त्रिघात समीकरण से संबंधित। त्रिघात समीकरण में क्या होता है अल्फा बीटा गामा, इसमें एक चीज़ और आ जाती है अल्फा बीटा गामा, गामा और आ जाता है, ये गामा कहाँ से आया, तो इसमें तो इसका समीकरण बनता है, देखिए ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें डी एक एक्स्ट्रा करैक्टर घुस जाता है त्रिपदी बहुपद बनाने के लिए। देखिए ए एक्स यहाँ पर हमारा क्या था, देखिए ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ए एक्स की क्यूब कर दी, यहाँ बी एक्स था तो यहाँ बी एक्स स्क्वायर कर दिया, यहाँ सी था तो सी के साथ एक एक्स और एक्स्ट्रा जोड़ दिया, उसमें हम सी एक्स एक्स्ट्रा जोड़ दिया और एक डी जोड़ दिया, मतलब कि क्या करा इसने, एक तो डी एक्स्ट्रा जोड़ दिया और इनमें तीनों में जो हमारी ये समीकरण थी इसमें हमारा उसने देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें यदि हमारा इसने करा क्या है, देखिए यदि मैं इसमें पूरी की पूरी में एक्स से गुणा कर दूं और प्लस इसमें मैं डी कर दूं, तो ये हमारा क्या बने त्रिपदीय बहुपद। देखिए एक्स की गुणा में इसमें करूँगा तो एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और यहाँ डी तो हमारा है ही, ये हमारा बन जाता है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद का बनने का मतलब ये हमारा, इसके तो अल्फा बीटा होंगे हमारे, इसमें तीन चीज़ें लिख लेंगे, देखो इनका योग, यदि योग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका मतलब क्या आएगा बी अपॉन ए, मतलब बी क्या है हमारा ये वाला बी अपॉन ए, बी अपॉन ए, ठीक है। और अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, यदि इसको करेंगे तो सी अपॉन ए, मतलब सी क्या है हमारा सी अपॉन ए, तो इसका मतलब तो ये समझ आया हमें, इसका जो होगा अल्फा बीटा और बीटा गामा, ये वाला तो हमारा सेम टू सेम ऐसा ही होगा। जो ये गुणनफल होगा, योग तो ये होगा योग, ये गुणनफल होगा, गुणनफल क्या होगा डी अपॉन ए, मतलब अचर पद ये हो जाता है इसमें डी माइनस डी अपॉन ए, इसका हमें अच्छे से यहाँ ध्यान रखना है, इसका गुणन डी अपॉन ए, डी अपॉन ए, तो ये हमारा डी अपॉन ए हो जाता है। तो इस तरीके से हम इन 30 के ये फॉर्मूले ही मानो आप, इसका बेस है ये, यदि हम इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं तो हम इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बहुत ही हमें आसानी से हो पाएंगे। ये एक हम माने तो जो अलजेब्रा होता है बीजगणित, उसका ये एक आधार चैप्टर होता है, यदि हम इसको समझ जाते हैं तो हम द्विघातीय समीकरण, रैखिक समीकरण, मतलब बीजगणित को आसानी से यहाँ समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बता रहा है, तो निम्न द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की ज्ञात भी करनी है, मतलब उसकी हमें जांच करनी है सत्यता की कि वो सही है या नहीं। उसको करने का तरीका क्या होता है कि इसमें हमारे 6 पॉइंट दिए हुए, तो 6 में से हम इसको 4 यहाँ देखने वाले हैं, जिसमें आपके बाकी जो 2 बचेंगे उसको आप होमवर्क में कर लोगे, जिससे कि इन्हें समझ लोगे तो आप उनको आसानी से ही कर लोगे। तो देखिए पहला देखते हैं इसको हम किस तरीके से इसे यहाँ करने वाले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हम यहाँ करेंगे कैसे, पहले तो इसके हमें गुणनखंड करने होंगे। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, देखिए हमें ऐसी संख्या का गुणनखंड करना होगा 8 के, इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि उसका घट के मतलब कि 2 आए, मतलब हम उसको कैसे गुणा कर सकते हैं, देखिए 2 चौक 8, यदि मैं 4 की 2 में करूँ, मतलब कि 4 में से 2 घटाऊंगा तो कितने आ जाएंगे, तो इसका मतलब हमारा 4 दूनी 8 करने पर हमारा ये सही आ जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 2x माइनस 8, तो आप ये कहोगे कि यार मैंने ये यहाँ प्लस क्यों ले लिया,
बता देखिए आपको पता है -4x है, यदि मैं इसमें से -2x कर दूंगा तो ये तो माइनस माइनस प्लस होकर 6x हो जाएंगे, पर हमें तो यहाँ पर 2x चाहिए होता है, तो हमने 2x के लिए से यदि प्लस कर देता हूँ मैं, इसका मतलब 4 में से 2 जाएंगे, माइनस से ये प्लस का घट जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए हम यहाँ 2x कर देते हैं। तो इसके इस तरीके से फैक्टर 8 को ऐसे सोचना है कि हम इसको गुणनखंड कर पाए। सबसे आसान तरीका ये है कि इस तरीके से इसके फैक्टर कर लो। देखिए 2 चौक 8, 2 से इसे को दोबारा से काटेंगे तो 2 और 2 एकम 2। यदि देखिए इसको हम यहाँ काटें तो 4 दूनी 8, यदि हम 2 दूनी 4 करके 4 दूनी 8 करते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आ रहे हैं। इसका मतलब इसका हमारा ये फैक्टर हमारा सही हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम कर पाएंगे। तो देखते हैं इसका फैक्टर करने के बाद इसका हम इस तरीके से इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से x, यहाँ पर भी x 2x है, x स्क्वायर है, यहाँ 1x है, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस है यहाँ पहले से 4 का, हमारा 4 बच गया। ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगाओ, इनके बीच में जैसा चिन्ह हो उसको ऐसा ही लगा देते। अब 2 इधर भी है, कॉमन इधर भी है। देखिए 2 में यदि x में से कॉमन निकाल लेता हूँ 8 में से, तो देखिए 2 से 2 तो इधर आ गया, यहाँ क्या बचा केवल x। और यदि मैं x 8 को 2 से डिवाइड करता हूँ कितने आ जाते 4, मतलब कि 8 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 8 को क्या लिख सकता हूँ 4 दूनी 8। 2 को यदि मैं इसमें से कॉमन निकाल लेता हूँ तो हमारा क्या बच जाएगा केवल यहाँ पर 4। तो जो एक जैसे, यदि ये दोनों को हमें एक जैसा बनाना होता है तो देखिए इस फैक्टर करने का तरीका, यदि कॉमन निकाल रहे हैं हम, यदि मैं आपको यहाँ बताऊँ 2x - 8, इसमें से हम कॉमन निकालने का तरीका क्या होता है कि जो चीज़ यहाँ से निकालेंगे 2 घर हैं, मतलब कि ये 2 घर हैं या 2 भैया हैं, तो इनको जितना इसको देना है उतना ही इसको देना है, देंगे बराबर बराबर। जितना यदि ये नहीं देगा तो ये भी नहीं देगा, जितना ये देगा उतना ही ये देगा। तो इसको हम इस तरीके से निकालने का तरीका ये है। 8 को मैं यहाँ यदि 2x गुणा x, इसको तो ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस इसको 2 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 चौक 8, ऐसा तो लिख सकता हूँ। देखिए इधर इसमें x है नहीं है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को तो हमने बाहर ले लिया, x इन दोनों में कॉमन आ नहीं रहा, तो इसका 2 यहाँ से निकल गया, 2 यहाँ से निकल गया, बचा क्या यहाँ पर x बचा, यहाँ पर क्या बचा 4। तो ये हमारा इसका फैक्टर हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो आप समझ पाए होंगे इसको हमने किस तरीके से करा। एक बार और देख लेंगे बच्चे इसको, फिर अपने समझ जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो देखिए x + 2, ये तो यहाँ आ गया, और ये क्या बचा हुआ हमारा x - 4, ये बचा हुआ है। यदि अब इसको क्या मतलब, ये जो गुणनखंड आए हैं इसको 0 के बराबर रखने पर, मतलब गुणनखंडों को मतलब इसको मैं अब 0 के बराबर रख दूंगा। 0 के बराबर क्या करते हैं, देखिए x + 2 बराबर 0, मतलब कि यदि मैं केवल मुझे यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए तो x की, इसके बीजांक की गुणा इसकी चाहिए, तो 2 प्लस का है, बॉर्डर का चिन्ह क्रॉस करेगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, तो x - 2 तो ये आ गया, एक तो ये आ गया। इस तरीके से यहाँ देखो x - 4 बराबर में 0 में रखा। यदि हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी x की, तो x को तो यहीं रखा, क्यों क्या रखा कॉन्स्टेंट, इसको यहीं रखेंगे। और माइनस का है यहाँ, तो इधर जाने पर कैसा हो जाएगा प्लस का, बॉर्डर क्रॉस करने पर ये प्लस का हो जाएगा। तो ये इसके 2 मान तो यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। अब इसकी यदि हम सत्यता की जांच करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए सत्यता की जांच हम करेंगे अब हम इसकी। ये तो हमारे इसके 2 हमारे गुणनखंड आ चुके हैं, ये अल्फ़ा ये बीटा, ये अल्फ़ा ये बीटा, तो अल्फ़ा बीटा आ चुके हैं। तो अब देखिए यदि हम इसके गुणनखंड निकालेंगे, किस तरीके से हम यहाँ इनको निकालने वाले हैं। तो हम इसको यहाँ कैसे निकालने वाले हैं, इसकी सत्यता की जांच। देखिए सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे, इसकी यहाँ क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए हमें करना क्या होगा, देखिए एक चीज़ को जो लेफ्ट हैंड साइड और आर एस साइड को, मतलब कि दोनों पक्षों को हमें इसको बराबर करना है। देखिए आप यदि यहाँ देखें अल्फ़ा + बीटा, इसका तो मान हमारा आ चुका है, इसका मतलब क्या होता है -b/a, ये तो होता ही है। इसका मतलब क्या है, ये तो x का गुणांक होता है, काय का -x,
और ये क्या होता है एक्स स्क्वायर का, ये दोनों ही इस तरीके के होते हैं। तो इसकी जो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कैसी होती है, देखिए आपको ये तो पता ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इस क्रम में हम इसे इसको अवरोही क्रम में लिख देते हैं, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसके मतलब इसका जो मान है उसका यहाँ अल्फ़ा का मान कितना है यहाँ पर हमारा -2, बीटा का मान कितना है यहाँ +4, ठीक है। और यहाँ पर इस समीकरण में देखेंगे अब हम, हमारा समीकरण इसकी जगह क्या दी हुई है हमारी ये, तो इसको हम इसको यहाँ इसको ना लिख के क्या लिख देते हैं हम यहाँ पहली को, एक्स स्क्वायर -2x और -8 ये दी हुई है हमें पहले से ही, ठीक है। अब इसकी जगह यदि मैं इसको मान रख देता हूँ, देखो -b क्या है यहाँ पर -b, तो माइनस तो यहाँ पहले से ही है, b का मान कितना है यार -2, और a का मान कितना है यहाँ, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्या माना जाता है 1, तो 1, तो इसका मतलब क्या है माइनस माइनस ब्रैकेट में आपस में गुणा होगी तो क्या आ जाएगा +2, ठीक है। 2 तो इसका आ गया, और यहाँ पर देखिए प्लस का बड़ा है यहाँ, यदि -2 में से मैं +4 घटाता हूँ तो इसका मतलब कि हमेशा घटते ज़्यादा में से ही कम है, चाहे वो प्लस के हो या माइनस के। चिन्ह किसका आता है, जो संख्या बड़ी हो, तो प्लस का तो बड़ा है, और यहाँ 4 में से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 और ये 2 दोनों आपस में क्या है ये बराबर, तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और RS साइड ये तो हमारी बराबर हो गई। उसके बाद दूसरा प्रोसेस चलता है हमारा, क्या करना है अल्फ़ा बीटा, मतलब इनका गुणनफल करके देख, गुणनफल क्या होता है C/A। अब अल्फ़ा बीटा तो हमारा एक तो -2 दिया हुआ था, एक 4 दिया हुआ था, C कितना दिया हुआ है यहाँ पर हमारा -8, और ये कितना दिया हुआ है हमारा 1, जिसके आगे कुछ नहीं वो क्या माना जाता है 1, ठीक है ना। तो 1 यहाँ मैंने यहाँ लिख दिया, मतलब A का मान ये है, C का मान 8 है और A का मान 1 है। तो देखिए इसकी को कोई नीचे बटे में 1 है तो इसका कोई तो मान रह ही नहीं जाता, तो -4 में से 4 की गुणा में 2 में कर देता हूँ तो 2 चौक 8, तो ये तो 8 आ जाएगा, पर चिन्ह काय का है या गुणा में माइनस का लगा दिया, और यहाँ पर भी -8 है, तो ये भी हमारा यहाँ सिद्ध हो जाता, मतलब कि ये लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी RS साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या है इक्वल हो जाते हैं, तो ये हमारी सत्यता की जांच हो जाती है। इसका मतलब है इसके जो शून्यक हैं हमारे, शून्यक हमारे क्या हो जाएंगे, एक ये हमारे शून्यक द्विघात बहुपद के, तो यहाँ हम एक लाइन लिख देंगे इस तरीके से, इसलिए द्विघात बहुपद के शून्यक एक तो -2 और 4 है, 4 है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये यहीं हो जाता है, ठीक है। इतना तो आप समझ पाए हैं। अब देखते हैं इसका हम दूसरा पॉइंट, ठीक है। इसको मैं यहीं मिटा देता हूँ और फिर देखते हैं इसका दूसरा, इसको आप अच्छे से यहाँ नोट कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर हम दूसरा, देखिए 6x स्क्वायर -3 -7x। देखिए पहले तो हम इसको हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। देखिए इसकी ये फॉर्म नहीं है सही, इसको क्या है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रम सही लिखना है इसका। देखो x का 6x स्क्वायर, ये यहाँ फिर आएगा -7x -3, ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुकी है। अब इसके हम गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने का मतलब है कि जब भी यहाँ इस तरीके की दो कंडीशन आ जाए कि यहाँ जो a का x स्क्वायर का भी गुणांक यहाँ साथ में कुछ हो, तो इसकी तो पहले तो हम इसको एक इस तरीके से बना लेते हैं। एक हम इसको क्या मानेंगे, तो 6x स्क्वायर तो है ही, 7x भी है, -3 को हम 3 ना मानकर क्या मानना है हमें, इसको 18 मान लेते हैं। क्या इन दोनों की गुणा करके क्या हो जाएगा हमारा 18। रहने को तो ये 3 ही रहेगा, पर इसको जो हम मानेंगे क्या मानेंगे 18। तो मतलब कि 7 के हमें इस तरीके से फैक्टर करने हैं, 18 के इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि इनको -7 आ जाए। देखिए यदि 9 दूनी में 18 कर देता हूँ तो माइनस के यहाँ 7 कर दूँ, इसको प्लस कर दूँ,
अब तो इसको यदि मैं इस तरीके से करता हूँ तो देखिए 9 में से 2 जाएंगे, कितने आएंगे 7, काहे के माइनस के। तो इसी तरीके से हम इसके गुणनखंड करने हैं। तो 6x तो हमने यहाँ लिख दिया है माइनस, इसको हम यदि 9x कर लेता हूँ मैं यहाँ, 9x में से मैं यदि प्लस के 2x, 9 दूनी 18 होते हैं ना, तो इनका तो 18 है। इस बच्चे इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जब भी यहाँ सिंगल संख्या, यहाँ पर कोई संख्या आ जाए तो उसको, इसका मतलब उसको इसमें हमें गुणा कर देनी है। गुणा कर देने के बाद मतलब लिखना नहीं है यहाँ पर, इसको अलग से 18 यहाँ लिखना नहीं, पर हमें समझना है कि मन में ये जान याद रखना कि ये 18 यहाँ आ चुका है। क्या आ चुका है? 18। अब 18 के हिसाब से 7x के फैक्टर होंगे, ना कि 3 के। ठीक है, तो यदि इसे कर दें, -3 हमारा यहाँ दिया ही हुआ है। तो देखिए 6 हैं, एक ये, दोनों को हम सीरीज बना देते हैं। अब इसमें जो कॉमन निकलता है उसे कॉमन निकाल देते हैं। कॉमन का मतलब क्या है? यहाँ 6 है, यहाँ 2x है। इसको यदि मैं बहुत ही आसानी से इसका फैक्टर करके दिखा दूँ आपको, देखो करूँगा तो मैं यहाँ एक बार करके बता देता हूँ। 6x को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 3 6 गुणा x। इसको तो मैंने ऐसे लिखा 6x को, माइनस 9x को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 3 9 गुणा x। ठीक है, प्लस 2 गुणा x माइनस 3। ये तो है। इसको ये इस अलग होगा, ये अलग होगा। तो इसमें से हम कॉमन क्या कर लेते हैं? एक 3 निकाल सकता हूँ, एक 3 निकाल लिया। 2 तो इसमें है नहीं, एक x है, इसमें एक x निकाल लेता हूँ। यदि मैं यहाँ एक 3 निकाल लिया, यहाँ एक x निकाल लेता हूँ, यहाँ क्या बचा? 2x। यहाँ क्या बचा? एक 3 निकाल लिया, एक x। यहाँ क्या बचा? 3। माइनस है तो माइनस लिख दो। ठीक है, प्लस है, यहाँ पर इस आपस में कुछ कॉमन है, इसमें 3 इधर नहीं है, 2 इधर नहीं है, x इधर नहीं है। तो इसका मतलब ये जहाँ कुछ कॉमन निकलता है वहाँ एक कॉमन निकल जाता है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं निकलेगा वहाँ एक कॉमन निकल जाता है। तो 2x माइनस 3, क्या ये सेम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इसी तरीके से आपको ये यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ ना लिख के, इसको मैंने आपको बता दिया है अच्छे से, तो आप इस चीज़ को यहाँ ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ? 3x कॉमन निकाल कर 2x माइनस 3, प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा यहाँ 2x माइनस 3। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ अच्छे से ध्यान दें। अब मैं इसको यहाँ रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये कॉमन निकल गया, तो इसको मैं क्या लिख सकूँ? 3x प्लस 1, तो एक फैक्टर ये आ गया हमारा, 2x माइनस 3, एक फैक्टर ये आ गया। अब इसकी हमें x की अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसको 0 के बराबर रखना, मतलब 0 के बराबर रखने पर यदि मैं इसको 0 के बराबर रख सकूँ, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो पहले तो देखो मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए थी? केवल x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू चाहिए तो मैं पहले तो 1 को ऊपर की तरफ भेज दूंगा, प्लस का उधर क्या जाएगा? माइनस में। 3x ये आएगा माइनस का 1। अब यहाँ हमें किसकी वैल्यू चाहिए? केवल x की। तो 3 गुणा में, तो ये गुणा का काय में जाता है बराबर के निशान के नीचे, एक बटे में। तो ये क्या हो जाएगा? x में माइनस 1/3, क्या आएगा? 3। एक तो वैल्यू इसकी अल्फ़ा तो ये आ गया, मतलब कि अल्फ़ा का मान ये आ गया। उसके बाद देखते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यह 3 है, 3 माइनस का है, x की वैल्यू चाहिए, तो इसी तरीके से करेंगे। तो क्या कर देंगे? इसको पहली तरफ भेजा तो यहाँ रह गया 2x, और ये माइनस का काय में चला गया प्लस में 3, और ये 2x 2 गुणा x है, किसकी वैल्यू चाहिए? केवल x की। तो हम x को तो यहाँ रखेंगे, कांस्टेंट यहीं रहेगा, और 2 को कहाँ भेज देंगे? गुणा की चीज़ काय में जाती है? बटे में, 3/2। इस एक बीटा की वैल्यू हमारी ये आ गया, मतलब कि अल्फ़ा बीटा का मान हमारा आ चुका है। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करने के लिए करना क्या पड़ेगा जी? देखिए सत्यता की जांच भी हम यहाँ करके दिखा देते हैं। इसकी सत्यता की जांच करने के लिए आपको पता ही है, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो गुणनफल क्या होता है? b/a। इस तरीके से हम इसका मान रखना है। तो अल्फ़ा बीटा का तो मान आपको पता ही। हमारी समीकरण क्या है? समीकरण दी क्या हुई है हमारी? 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये हमारी समीकरण दी हुई है। इस समीकरण से इसके मान हमें लिखने हैं। अल्फ़ा बीटा क्या दिया हुआ है जी हमें? अल्फ़ा दिया है -1/3, और बीटा क्या दिया हुआ है हमें? प्लस 3/2। ये तो हमें ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं, देखिए बीटा का मान क्या दिया हुआ है? -7। एक तो हमारा एक फॉर्मूले में ही माइनस है, और एक पहले वहाँ पे 7 दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर x यहाँ 6 दिया हुआ है, दे दिया जी इन्होंने। हमारा ये हो चुका। अब इसको देखो, दोनों को इक्वल दिखाना। इक्वल दिखाने के लिए करेंगे क्या हम? देखिए इसका हम एलसीएम लेते हैं, 2 की गुणा इधर, 3 की इधर, आपस में इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। देखिए
3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 3 तिया 9। ठीक है जी। अब इस ये इधर तो 7 -7 माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस के क्या आ जाएंगे हमारे 7/6। अब देखिए ये प्लस का 9 है, ये माइनस के 2, चिन्ह किसका आता है, जो संख्या बड़ी होती है। तो बड़ी क्या है यहाँ पर 9, तो 9 7 बचेंगे 9 में से 2 जाने पर, और 6 नीचे आ जाए, इधर भी हमारा 7/6 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और RH साइड दोनों क्या होगी बराबर। उसके बाद हमारी अल्फ़ा बीटा भी करना होता है हमें। यदि मैं यहाँ अल्फ़ा बीटा निकालने लगूँ, अल्फ़ा बीटा मतलब कि मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल के लिए हम C/A करते हैं। C/A करने का मतलब क्या हो जाता है हमारा, अल्फ़ा बीटा कितना, अल्फ़ा दिया हुआ था हमारा 1/3 गुणा में, और ये 3/2। इसी तरीके से C/A क्या है हमारे यहाँ -3, और A कितना दिया हुआ है यहाँ 6, C/A होता है ना। देखिए तो देखिए 2 तिया 6 और 1 तिया 3, यदि मैं इसको यहाँ कर देता हूँ 1 तिया 3 का एक माइनस का, और 3 दूनी 6 हमारा ये आ गया, और यहाँ -3 और ये 6 है ही, तो यहाँ पर भी हमारा दोनों ये चीज़ बराबर है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RH साइड बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये इनकी हमारे जो ये 2 निकले हैं, इसके शून्यकों की जो हमारे यहाँ शून्यक ज्ञात करें। देखिए समीकरण के बहुपद के जो शून्यक है, शून्यक क्या है -3 सॉरी 1/3 और 3/2, ये इसके शून्यक है। यही हमारे क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाता है। एक लाइन आप अपने हिसाब से लिख देंगे जैसे भी आपको स्कूल में हाँ बताया गया हो। वैसे आपको लिखने का एक यही तरीका कि आप लिख देंगे समीकरण के शून्यक -1/3 और 3/2 यहाँ निकाले गए जो हमारी सत्यता पर खरे उतरे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका तीसरा। तो आइए देखते हैं इसका पॉइंट 4 को। इसमें 4 में हमारा क्या बताएगा। देखिए इसका हमें शून्य ज्ञात करने हैं और सत्यता की ज्ञात भी करनी है। सत्यता की जांच करने से पहले हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे, अल्फा बीटा को ज्ञात करेंगे। देखिए अल्फा बीटा के लिए देखिए इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेंगे। गुणनखंड करने का सबसे इसका 2 वेरिएबल हैं, ये तो तीसरा तो है नहीं, तो इसका गुणनखंड का तरीका क्या है। देखो इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में से जो भी चीज़ कॉमन। देखो इंगे भी यू है, ये यू है ना कि कुछ और संख्या आप समझ रहे हो। ये अल्फा बीटा गामा ABCD कुछ भी आ सकता है वैसे यहाँ पर। तो यहाँ ये यू दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही। तो देखिए 4u और 8u, मतलब यहाँ पर 2u हैं, यहाँ 1u है, यहाँ 1 4 है, यहाँ 1 4 गुणा 2, मतलब कि इसको मैं यदि 4 को यूँ गुणा यूँ कर लूँ और 8 को 2 गुणा 4 गुणा यूँ कर लूँ, सबसे आसान तरीका ये है इसको समझाने का। देखिए इसमें से देखिए हमारा 1 4 1u कॉमन ले लिया, 4u हमने यहाँ कॉमन ले लिया है। क्या ले लिया, 4u कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा, केवल 4u तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा केवल u, और यहाँ 4u ले लिया, यहाँ कितना बचा 2। तो इसका मतलब हमारा ये चीज़ हमारी बच चुकी है। अब इसको यदि हम बराबर के निशान के इधर रख दें, क्या 0 रख दें, तो एक शून्यक तो हमारा देखिए ये आ जाएगा शून्य। यदि इसकी गुणा है 4, जी इस तरीके से ये 2 वो बन गए हमारे। तो यदि मैं इसको देखूं, ये 4u को गुणा में रखा हमने यहाँ पर, ये 2 वो बने हैं ना हमारे। तो देखिए 4u को मैंने इधर रखा, तो यदि मैं किसकी वैल्यू चाहिए थी, केवल हमें u की। यदि 4 यहाँ काय में गुणा में, नीचे जाएगा तो काय में बटेगा बटे में, तो ये u के बराबर 0/4। 0/4 का मतलब यदि प्लेट है, ये प्लेट के ऊपर रसगुल्ला आ गया तो क्या बच जाएगा, केवल रसगुल्ला ही। ठीक है ना, ये तो 0 आ गया। एक गुणनफल तो इसका एक वेरिएबल तो आ गया इसका 0। और दूसरा देखते हैं अब यहाँ u + 2, u + 2 बराबर 0 रखा हमने। तो ये किसकी वैल्यू चाहिए थी, केवल हमें u की। तो u तो यहाँ रह गया, और हमारा 2 कहाँ चला जाएगा, प्लस का माइनस में। ये हमारा u की वैल्यू आ गई। अब इसकी सत्यता की जाँच करने के लिए क्या करेंगे जी, हम सत्यता की जाँच भी करनी है हमें। इसकी सत्यता की जाँच करने का सबसे आसान तरीका यही है इसका कि इसको अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले इसका समीकरण लिख देते हैं हम, क्या क्या चीज़ दी हुई है। 4u² + 8u जो हमें यहाँ दिया हुआ है। तो अल्फ़ा बीटा तो क्या होता है, -b/a।
तो बी अपॉन ए, तो देखिए हमें यहाँ बी तो दिया हुआ ही है, बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा बीटा का मान क्या निकला हुआ, अल्फ़ा 0 बीटा -2, ठीक है। माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 8, और एल स्क्वायर का दिया हुआ है 4। यहाँ पहले से ही इसमें फॉर्मूले में क्या है माइनस। तो यदि मैं किसी भी चीज़ को प्लस करता हूँ 2 में तो क्या आ जाएगा, वही संख्या। 0 में किसी भी चीज़ को प्लस करो तो वही संख्या आने वाली। तो माइनस की संख्या है तो -2, प्लस माइनस क्योंकि माइनस हो जाता है। 8 को यदि मैं 4 दूनी 8 कर देता हूँ तो ये माइनस का है, तो ये -2। तो एक तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और RH साइड जो है ये यहाँ बराबर हो चुकी है। इसी के साथ अब हम देखते हैं अल्फ़ा बीटा मतलब गुणनफल C अपॉन ए जो होता है। C अपॉन ए जो होता है हमारा, अल्फ़ा बीटा क्या है जी हमारा, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा दिया हुआ है हमें यहाँ पर 0, और बीटा कितना दिया हुआ है -2, और C कितना दिया हुआ है जी, C तो यहाँ है ही नहीं, C तो हम जो नहीं दी हुई इसको क्या मान लेते हैं 0, ठीक है जी। और A कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4। इतना तो आप समझ पाए हैं, जो चीज़ हमें दी हुई है उसको तो इस तरीके, जो नहीं दी है उसको 0 मान लेते, क्योंकि यहाँ पर कुछ आ गया, इसका वेरिएबल C नहीं है। C नहीं है तो C के मतलब क्या रख लिया हमने 0, ठीक है ना। तो C के जो ना है उसको हम 0 मान लेते हैं। तो ये कि माइनस की यदि किसी भी चीज़ में 0 की गुणा करता हूँ तो ये क्या है, खतरे का निशान। खतरे के निशान के इधर आएगा तो काय में जाएगा, कुएँ में गिर जाएगा तो क्या रह जाएगी 0 खाली। और यहाँ ऊपर प्लेट के ऊपर 0 आ रही है तो इसका मतलब 0। तो इसका मतलब दोनों ही साइड ये बराबर है। ये भी लेफ्ट हैंड साइड और RH साइड आपकी यहाँ मैंने बराबर कर दी है, जो आप अच्छे से समझ पाए हैं। यदि जिस बच्चे को ये अच्छे से समझ पे आ रहा है वो अच्छे से समझे, यदि जिसको नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताए, उसको हम अच्छे से फिर उसको और तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे हमने जो आपको समझाया, हमें लगता है कि हमने अपना बेस्ट तरीका अपनाया है, जो बहुत ही आसान से समझ पाए आप, और इसको बहुत ही कम समय में कम जगह में आप कर पाओगे आसानी से। तो इसके हमारे शून्यक जो निकले हैं हमारे, देखिए एक शून्यक कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, एक तो 0 हो जाएगा, एक -2। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। सत्यता की जांच मैंने आपको यहाँ कर बता दिया कि हमारी वही आ रहे हैं जो लेफ्ट हैंड और RH साइड दोनों बराबर हो। इसका मतलब हमारे ये जो हमने किया है वो सही किया है, ठीक है। अब इसका एक और पॉइंट बचा हुआ, इसको एक और करके मैं यहाँ बता देता हूँ। t² -5, इसके बाद 2 और बचेंगे, 2 आपको होमवर्क में स्वयं का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन इसका पाँचवें में क्या बता जा रहा है। t² -15, t² -15 तो इसका मतलब क्या, इसको हम क्या बनाना है, दोनों को एक स्क्वायर की फॉर्म में बना देना है, क्योंकि हमें इसके यहाँ शून्यकों को निकालना है। पहले तो इसको गुणनखंड करने के लिए इसे देखिए, सबसे आसान तरीका तो ये है, इन दोनों को गुणनखंड कब हो सकते हैं, देखिए a² -b² बराबर क्या होता है, a - b और a + b हो जाता है। आपको ये तो पता ही है, ठीक है। पर इसको हमें इस तरीके से, ये a का तो स्क्वायर है पर b का स्क्वायर तो बन नहीं रहा, इसको यदि स्क्वायर बनाना है इसका तो क्या करेंगे, t का तो स्क्वायर है, -15 को क्या करेंगे रूट में बदल दूँ तो स्क्वायर, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है, ठीक है। तो अब इसको हम कर क्या लेंगे, t माइनस रूट में 15 है, एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में, ये लिख दिया है। अब इसको क्या, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो t माइनस रूट 15 बराबर 0। तो t बराबर तो यहाँ तो आ जाएंगे, माइनस उधर जाएगा तो काय में हो जाएंगे रूट 15 प्लस में, ठीक है। एक तो ये आ गया, एक t प्लस रूट 15। यदि इसके बराबर 0 रखते हैं तो ये यहाँ काय का है प्लस का, तो उधर जाके काय का हो जाएगा ये माइनस का। t बराबर रूट 15 काय का माइनस का। ये तो आ चुके हैं हमारे, इस समीकरण को तो आप समझ चुके। इसको हम कुछ यहाँ अप्रोच अपने पास से भी लगानी पड़ती है। यदि आप सोचोगे क्वेश्चन आपको पूरे के पूरा कांस्टेंट अच्छे से बना कर दे, ऐसा नहीं होता। एग्जाम में भी देखा गया कि वो अपने क्वेश्चनों को बहुत ही एक लचीलापन, मतलब उसको थोड़ा सा अलग चेंज कर देते हैं, उसके क्रम को बदल देते हैं, जिससे बच्चे सोचते हैं जिन्होंने सिंपल तरीके से ही क्वेश्चनों को जाना है वो इसको वहाँ पर गलत कर जाते हैं या छोड़ कर आ देते हैं। पर जो इसको जान पा रहे हैं अच्छे से, थोड़ा सा अपना माइंड या अप्रोच लगा लेते हैं तो वो इसको आसानी से कर देते हैं। ऐसा अब यहाँ हम कर पा रहे हैं। देखिए अब इसकी हम सत्यता की जांच करते हैं। क्या करते हैं, सत्यता की जांच।
सत्यता की जांच करने के लिए देखिए इसके लिए हमारा वो क्या था, t² माइनस 15। इसको हम ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। b/a को निकालने के लिए हमें करना क्या है, अल्फ़ा कितना दिया हुआ है यहाँ पर, एक बार तो प्लस में एक बार माइनस में, तो ये √15 प्लस के हैं और ये √15 माइनस के हैं। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये यहाँ पर माइनस बी कितना है यहाँ पर, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ। देखिए इसमें हमारा यहाँ a दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, इन्हें c ये दिया हुआ है, a ये दिया हुआ है, bx यहाँ दिया, जो नहीं दिया उसको क्या मान लेते हैं हम 0। तो यहाँ इस तरीके से यहाँ पर ही, तो b कुछ नहीं दिया हो तो यहाँ इसको मान लिया मैंने 0, और a दिया हुआ है यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ 1 मान लिया। तो देखिए ये का पहले से भी एक माइनस था, एक माइनस, ये हमारा प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस में होकर क्या हो जाते हैं ये हमारे माइनस। अब √15 में से √15 घटेगा तो क्या आ जाएगी हमारी 0, और इस साइड में भी क्या आ रही है, 0/1 क्या हो जाती है 0, तो यहाँ 0 और यहाँ 0, तो ये दोनों क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड और RH साइड दोनों क्या होगी बराबर। ठीक है, उसी तरीके से अल्फ़ा बीटा गुणनफल ज्ञात करना है, हमें c/a करना है। तो अल्फ़ा बीटा तो हमारा एक तो √15 है और एक √15 है खाली, तो c/a का मतलब है c तो हमारा यहाँ दिया हुआ है, c दिया हुआ है 15। ठीक है जी, और a का मान कितना दिया हुआ है यहाँ 1। तो देखिए √15 और √15 जब दो बार एक रूट आपस में मिल जाते हैं तो क्या आ जाता है हमारा, आपको तो पता ही है इस चीज़ का, और आपको यहाँ भी पता है ये काय का, देखिए -c काय का है यहाँ पर माइनस का। ठीक है, ये इसको हमने ध्यान रखना। तो देखिए एक रूट और एक रूट, यदि √2 गुणा √2 बराबर क्या हो जाता है 2, इसी के साथ 15 रूट, और 15 रूट बराबर क्या हो जाएगा खाली 15, और यह माइनस है तो माइनस, और इधर भी क्या आ रहा है हमारा -15। तो इसका मतलब कहने का ये है कि जो हमारे शून्यक निकले हैं बहुपद के शून्यक, एक √15 है, एक √15 माइनस है, तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। मतलब सत्यता की जांच करने पर हमें पता चला कि ये हमारा इसी समीकरण के शून्यक हैं। ठीक है, तो आसानी से आज से समझ पाए हैं, और ऐसी चीज़ों को जानते रहेंगे और देखते रहेंगे आधार मैथ इंडिया। इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो करते रहें लाइक। तो चलते हैं, जय हिंद।